शुरू कर सकते हैं ठीक है चलिए अस्सलाम वालेकुम आई एम डॉक्टर वदिया हाशमी आई एम डायरेक्टर क्रिटिकल केयर एट ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी ठीक है सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट sepsis is a very huge topic we can talk about 2 hours on sepsis लेकिन आज आई एम जस्ट गोइंग टू रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ टू 2 things पॉइंटर कहाँ है ठीक है so there are only 2 things about sepsis that we are going to discuss that is definitions and management ठीक है और इसमें ये कि you are going to help me out with definitions and with both management as well ठीक है so anybody can tell me how to define sepsis SIRS infection life threatening organ damage ठीक है आपने तो पहले कोर्स किया हुआ है ना इसलिए इट्स ओके एनीबडी एल्स सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेप्सिस ठीक है जो सेप्सिस की डेफिनेशंस की स्टोरी है ना ये बहुत पुरानी है ठीक है ना ये चलती है 1992 से फर्स्ट टाइम पीपल स्टार्टेड टू थिंक कि ये सेप्सिस को डिफाइन कैसे करें क्योंकि सबके कॉन्सेप्ट फ़र्क है किसी ने इन्फेक्शन कहा किसी ने सर्स कहा किसी ने कुछ कहा तो ये मसला सिर्फ आपका नहीं है ये मसला बहुत पुराना है So it started off in 1992 because nobody knew कि ये sepsis को define कैसे करें कोई इसको infection कह रहा है bacteremia septicemia so there were many terms going on so finally they 1992 the first definition came that defined the difference between infection bacteremia septicemia and then came the word SIRS so what is SIRS systemic inflammatory response syndrome so agar 2 of the 4 criteria were present so you could say that patient is in sepsis so what are the SIRS criteria heart rate what or more and white cell count so ये 4 चीज़ों को you call them SIRS criteria and they thought like 1992 में बहुत पहले कि अगर if the patient you are suspecting infection in a patient and they have 2 or more of SIRS criteria so you can say that the patient is in sepsis and then severe sepsis and septic shock लेकिन इसमें issues arose later on कि this was sensitive enough that it picked up a great majority of patients जिनमें infection suspect कर रहे थे 2 आपने कर लिए तो you won't miss sepsis लेकिन it was not very specific and why was it not very specific because other problems also you बाकी लोग बोल रहे थे why was it not very specific कि जिसको भी 2 क्राइटेरिया हो और इन्फेक्शन हो तो क्या वो 100% सेप्सिस होगा दैट इज़ सेंसिटिविटी बट स्पेसिफिसिटी इसके फिर किसी और में नहीं होना चाहिए लेकिन हमें पता है कि टेकीकार्डिया टेम्परेचर टेकिपनिया आप प्री एक्लेम्सिया देखते हैं बहुत ज़्यादा पैंक्रेटाइटिस है ट्रॉमा है तो ये तो किसी में भी हो सकता है सो देन दिस वाज नॉट वेरी स्पेसिफिक और फिर उसके बाद कुछ साल और गुजर गए सो देन दे फाउंड आउट कि इवन इट इज़ नॉट वेरी सेंसिटिव क्योंकि बहुत से पेशेंट्स होते हैं स्पेशली एल्डरली पेशेंट्स होते हैं जिनमें बीटा ब्लॉकर्स पे होते हैं तो आपको कभी टेकीकार्डिया नहीं मिलता इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं दे कैन नॉट माउंट द रिस्पॉन्स सो 1 in 8 पेशेंट्स who were in sepsis were missed with this definition तो इसका मतलब है कि बिल्कुल ही बैठ की डेफिनेशन ना तो वो सेंसिटिव है ना वो स्पेसिफिक है सो देन दे स्टार्टेड सर्च फॉर another definition which is now currently is known as sepsis 3 definition और ये sepsis 3 definition क्या है अब ये तो आप सब जो एग्ज़ाम दे रहे हैं आपको तो पता है बट लाइक एवरीबडी हु इज़ डूइंग द एग्ज़ाम शुड नो व्हाट सेप्सिस 3 डेफिनेशन इज़ क्या है बताएं कोई कोशिश करें ठीक है सो पहले उन्होंने कहा था SIRS 2 or more in suspected infection so now they have changed the definition and what the new definition says is that it is a life threatening organ dysfunction caused by dysregulated host response ठीक है अब इसमें थोड़ा सा रट्टा इन्वॉल्व है dysregulated host response we cannot identify bedside but this is what the sepsis 3 definition is I'm sure it will be revised in another few years लेकिन currently आपके एग्ज़ाम्स के लिए अगर कोई भी पूछे तो this is the definition of
सेप्सिस। और इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, लाइफ थ्रेटनिंग ऑर्गन डिसफंक्शन एंड देन डिसरेगुलेटेड होस्ट रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन। सो ये जो लाइफ थ्रेटनिंग ऑर्गन डिसफंक्शन है ये हमें एकदम से कैसे पता चल जाएगा? अगर आप आईसीयू में हैं, पेशेंट आया है, ईआर से एडमिट हुआ है, हाउ वुड यू सडनली फाइंड आउट दैट इज इट लाइफ थ्रेटनिंग और नॉट? वाइटल्स, हीमोडायनामिक्स और ठीक है। तो अगर इसको ऑब्जेक्टिव कर लें तो ज़रा आसान हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो मैं कहूँगी कि नहीं इसका यूरिन आउटपुट नहीं आ रहा, ये तो शॉक है। आप कहेंगी नहीं नहीं इसका सांस नहीं आ रहा, डीसेट कर रहा है, ये शॉक में। सो देयर हैज़ टू बी सम वे टू that everybody can use the score. So then came this SOFA score, and they said that if the patient in which you are suspecting infection has the SOFA score is 2 or more, you can say that this is life threatening. अच्छा, अब इसमें जो पहला जो स्टेप होता है that is you have to suspect infection, ठीक है। अब ये जो सस्पेक्ट इन्फेक्शन है, अगेन ये कोई वही नाजिल होगी, हाउ वुड यू सस्पेक्ट। तो इसमें क्लिनिशियन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि द क्लिनिशियन हैज़ टू सस्पेक्ट इन्फेक्शन। फिर सेकंड स्टेप है कि क्या ये इन्फेक्शन सिर्फ सिंपल इन्फेक्शन है या ये सेप्सिस है। तो ये जो सारी कहानी है, इट कैनॉट स्टार्ट अनलेस यू सस्पेक्ट इन्फेक्शन। तो सारा मसला यही है कि अभी तक नोबडी हैज़ टोल्ड दैट हाउ डू सस्पेक्ट इन्फेक्शन। इट इज़ अ वेग, इट्स अ ग्रे एरिया, बट वी नो कोई खांसी बलगम बुखार के साथ आएगा तो यू विल सस्पेक्ट चेस्ट इन्फेक्शन। कोई एब्डोमेन डिस्टेंडेड है, हार्डनिंग है, यू विल सस्पेक्ट इंट्रा एब्डोमिनल। यूटीआई है, सिम्टम्स है, बर्निंग, मिक्चुरेशन है, लो लेवल ऑफ कॉन्शियस है, तो सस्पेक्टिंग इन्फेक्शन इज़ योर जॉब। But then the next step is that is it just a simple infection or is it sepsis? उसमें फिर आपने ढूंढना है कि लाइफ थ्रेटनिंग ऑर्गन डिसफंक्शन है या नहीं। और वो आप कैसे ढूंढेंगे? वो आप ढूंढेंगे सोफा स्कोर से। सो सोफा स्कोर क्या होता है? 3 क्राइटेरिया होते हैं सोफा स्कोर में, 5 ज़रा और बढ़ा दें, 6 होते हैं, ठीक है। सो 6 मेन ऑर्गन डिसफंक्शन का एक एक नंबर उनको दे देते हैं। सो दैट्स अ कंप्लीट सोफा स्कोर, बट इट इज़ नॉट ओनली क्लिनिकल, इट हैज़ लैब्स एज वेल। सो अगेन अगर आप बेड साइड पे खड़े हुए हैं तो उस वक्त लैब्स तो नहीं मैजिकली अपेयर हो जाएंगी। सो यू आर सस्पेक्टिंग इन्फेक्शन बट यू वांट टू फाइंड आउट इज़ इट लाइफ थ्रेटनिंग। सो उसके लिए फिर आप पहले लैब्स का वेट करेंगे, वाइट सेल काउंट आए, ये आए, वो आए, या आप फिर क्या करें। सो फिर उसको उन्होंने मज़ीद थोड़ा सा आसान करने के लिए दे सेड दैट इट इज़ क्यू सोफा, ठीक है। सो ये सोफा स्कोर है, इसमें ये सारे ऑर्गन्स जो हैं जिसमें ऑक्सीजनेशन भी है, FiO2 पे प्लेटलेट काउंट, GCS है, बिलीरुबिन है, देन नीड फॉर वेजोप्रेशर टू मेंटेन ब्लड प्रेशर एंड यूरिन आउटपुट। तो ये 6 चीज़ें जो है ना ये मिलके सोफा स्कोर बनती हैं। अगर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो फिर मसला नहीं है, सबके पास ऐप्स होती हैं, वो यू कैन कैलकुलेट द सोफा स्कोर, दैट्स नॉट द इशू। बट द इशू इज़ टू गेट एन ABG, to get bilirubin, to get platelet counts, get creatinine। so जब तक ये आएंगी तब तक तो हो सकता है बहुत देर हो चुकी हो। so that's why then they said that we need a bedside tool as well। so then that bedside tool is called Q SOFA, ठीक है, क्योंकि it is only clinical, इसमें आपको लैब्स का वेट नहीं करना। इसमें कितने क्या होता है Q SOFA? 3 होते हैं। ठीक है, वेरी गुड। सो सबसे पहले ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस देखते हैं, विच कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी कन्फ्यूजन, इट कैन बी ड्राउजीनेस, इट कैन बी एजिटेशन, सो एनी मेंटल स्टेट विच इज़ नॉट नॉर्मल। इवन रिलेटिव समटाइम्स से कि ये बैकी बातें कर रहा है, सो इवन दैट इज़ ऑल्टर्ड मेंटल स्टेट। सो इन अ पेशेंट दैट यू आर सस्पेक्टिंग इन्फेक्शन, यू फाइंड 2 और मोर Q SOFA क्राइटेरिया। सो एक आपने कहा है कि ऑल्टरमेंटेशन है, और फिर ये बहुत स्पेसिफिक है, रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 22 एंड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन 100, ठीक है। सो जो सर्स क्राइटेरिया था उसमें ब्लड प्रेशर नहीं था, उसमें सिर्फ हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट था और 2 लैब्स थी, और टेम्परेचर था और वाइट सेल काउंट था, ठीक है। इसमें अब इन्होंने ये सो दे हैव ऑल्टर, ये 3 चीज़ें Q SOFA है, ठीक है।
सो अब अगर आपके पास पेशेंट आएगा, सो ये अगर आप देखें, सो ये दिस इज़ द एल्गोरिदम दैट यू फॉलो, दैट आपके पास एक पेशेंट आया विद सस्पेक्टेड इन्फेक्शन। अगेन इन्फेक्शन किसने सस्पेक्ट करनी है? क्लिनिशियन ने। और इन्फेक्शंस कितनी हो सकती हैं? कोई हज़ारों की तादाद में नहीं होती। इधर से चलें तो ब्रेन मेनिंजाइटिस, एनकेफ्लाइटिस, न्यूमोनियाज, इंट्राएब्डोमिनल, यूटीआई, सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस पाकिस्तान में बहुत कॉमन है, हर कोई टीके लगवा रहा होता है और उसके बाद काम नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस के साथ आते हैं। बर्न वूंड है तो वो इन्फेक्टेड हो सकता है। और कोई सोर्स हो सकती है? यूटीआई। और वहाँ आपके पास तो आपको गायनी स्पेसिफिक है बिल्कुल। सेप्टिक अबॉर्शंस, इसके बाद सब आते हैं, मैनिपुलेशंस, वो हो सकती हैं। और डिवाइसेस के बारे में कभी सुना है? इम्प्लांट्स, डिवाइसेस, ठीक है। सो यू आस्क द पेशेंट कि आपको कोई इम्प्लांट तो नहीं डला हुआ, कोई हिप रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट, रॉड्स, कोई लाइंस हैं, कैथेटर्स हैं, सो डिवाइसेस। सो इसके अलावा ही आप उंगलियों पे गिन सकते हैं, 5-6 ही सोर्सेज हैं। लेकिन ये फैसला करना आपका काम है कि ये जो पेशेंट है उसकी इन्फेक्शन है। अब नेक्स्ट स्टेप इज़ कि क्या ये सेप्सिस है या नहीं। सो हाउ विल यू डू दैट? क्यूसोफा आप कर लेंगे, उसके बाद डिसफंक्शन आपको इधर से पता चलेगा, और उसके बाद अगर ये एडमिट हो जाता है पेशेंट, सो देन यू कैन सेंड लैब्स और कंप्लीट सोफा होगा। फिर उसके बाद सेप्टिक शॉक फिर कैसे होगा इस नई डेफिनेशन के हिसाब से? व्हाट इज दिस सेप्टिक शॉक? So when a patient you have suspected infection, you have decided that 2 Q-SOFA is more than 2, so patient is in sepsis. Obviously you will start managing giving fluid, लेकिन उसके बावजूद अगर इनका जो है ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं हो रहा और वेज़ोप्रेसर रिक्वायरमेंट शुरू हो गई है, या अगर आपके पास लैक्टेट अवेलेबल है एंड इट इज़ मोर देन 2, so then you say that the patient is septic shock। और sepsis की mortality roughly 10% है, septic shock की mortality बहुत बढ़ जाती है, 40% हो जाती है, ठीक है। so lactate है आप लोगों के पास? so do you send lactate? so is it a diagnostic or a prognostic indicator? diagnostic नहीं है, सो बोथ है, ठीक है। क्योंकि इनिशियली आप करते हैं ये देखने के लिए, सेप्टिक शॉक को डिफाइन करने के लिए, लेकिन उसके बाद जब आप रिससिटेशन शुरू करते हैं और अगर आपको रिस्पांस मिलता है और लैक्टेट गोज़ डाउन 10% एवरी 1 आवर, सो यू नो दैट वट एवर यू आर डूइंग इज़ राइट एंड द पेशेंट इज़ रिस्पॉन्डिंग टू द ट्रीटमेंट, ठीक है। सो अब मैंने आपको डेफिनेशंस की थोड़ी सी बैकग्राउंड दे दी है कि कहाँ से शुरू हुआ था, सर्च क्राइटेरिया से, उसके बाद फिर अभी सेप्सिस 3 डेफिनेशन है। लेकिन अगर आप ये दोनों डेफिनेशंस में देखें, सो बेसिकली ये सर्च क्राइटेरिया और ये सोफ़ा Q-SOFA जो है ना, दीज आर मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स, दे टेल यू हाउ सिक द पेशेंट इज़, लाइफ थ्रेटनिंग। लेकिन ये वाला जो डब्बा है ना, ये अभी भी वेग है, दैट हाउ डू यू सस्पेक्ट इन्फेक्शन। So there is no score, there is no criteria, it's just the clinician's clinical sense that makes you suspect an infection. So drowsy है patient, खांसी बलगम है, पेट में दर्द है, कोई obstetric history है, कोई devices है, necrotizing fasciitis है, UTI है, you have to suspect that there is an infection. All these scores tell you is that how sick the patient is. So is that clear? अब एग्जाम में वाइवा में कोई पूछेगा what is sepsis? How do you define sepsis? So the answer is, बस ये जुमला याद कर लो ताकि वाइवा का पहला तो स्टेप हो। देन obviously the next step is what do you mean by life threatening organ dysfunction? So the answer is SOFA score, full SOFA score और bedside Q-SOFA score, ठीक है। सो एग्ज़ाम तो कम से कम पास हो जाना चाहिए इतनी डेफिनेशंस के साथ। और इसमें यह कि अगर आप ये सर्वाइविंग सेप्सिस कैंपेन की वेबसाइट पे चले जाएं तो आपको तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी, डेफिनेशंस के हवाले से भी और स्कोरिंग के हवाले से भी और जो भी लेटेस्ट अपडेट हैं उनके हवाले से, ठीक है। सो अब हम आते हैं, हमने डेफिनेशंस कर ली हैं, ठीक है। एनी क्वेश्चन अबाउट डेफिनेशंस? और हमारा 25 मिनट्स डेफिनेशंस में गुजरेंगे। नाउ आई वांट टू गो टुवर्ड्स द मैनेजमेंट, दैट हाउ डू यू मैनेज सेप्सिस।
सो सेप्सिस की मैनेजमेंट अगेन शुरू से ही 90 से ही बंडल्स की शक्ल में आ रही है। बहुत ही इनिशियल जो डेफिनेशन थी वो 6 और 24 आवर बंडल्स आई थी और ये नियरली 2004 में ये आई थी, ठीक है। सो स्टार्ट हुआ था इससे। तो जो वर्ड इसमें बंडल बहुत इस्तेमाल होता है। सो व्हाट डू यू एक्चुअली मीन बाय अ बंडल? मैडम बेसिकली एक साथ बहुत सारी चीज़ें करना उसको बंडल कहते हैं। जैसे पहले तो 6 आवर 24 आवर आए, उसके बाद जैसे फर्स्ट आवर बंडल होता है, उसमें हम 5 चीज़ें साथ साथ कर रहे होते हैं। क्या ठीक है। सो बंडल का ये मतलब होता है कि इफ़ यू, एक तो कि इट इज़ एविडेंस बेस्ड, दूसरा ये कि इफ़ यू डू 2 और 3 और 4 थिंग्स टुगेदर द इफेक्ट इज़ मोर, इट्स बेटर। आप एक चीज़ कर लें, अब एक सिविल हॉस्पिटल वाले जो हैं वो सिर्फ एक चीज़ कर रहे हैं, ज़ियाउद्दीन वाले दूसरी चीज़ कर रहे हैं। सो वी आर यूज्ड टू डूइंग वन थिंग, बट इफ़ वी कंबाइन बोथ द थिंग्स एंड एवरीबडी इज़ डूइंग दैट, सो दैट्स अ बंडल ट्रीटमेंट एंड दैट हैज़ बेटर इफेक्ट्स। तो उसके बाद फिर और ये 2012 में 3 आवर और 6 आवर बंडल आ गए। सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, नो दैट सेप्सिस की ट्रीटमेंट इज़ बेस्ड ऑन बंडल्स। पहले 6 और 24 घंटे के थे, उसके बाद ये 3 और 6 आवर्स के बंडल थे, और लेटेस्ट क्या है? लेटेस्ट इज़ 1 आवर बंडल, ठीक है। सो 2016 के बाद बेसिकली जो है उन्होंने ये सारे टाइमिंग्स को वो कर दिया और यही कहा है कि पहले घंटे में व्हेनेवर यू admit a patient, depending on their history and physical examination, you are suspecting infection, and then you have decided that this infection is life threatening because there is associated organ dysfunction, जो कि आपने सोफ़ा या क्यू सोफ़ा से कर लिया, ठीक है। सो नाउ यू हैव टू मैनेज द पेशेंट, और मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी टाइम डिपेंडेंट। आप अपने जहन में सोच लें कि 1 से 3 घंटों में आपने बहुत सारे काम करने हैं, ठीक है। अब वो बहुत सारे काम कौन से हैं? 5 चीज़ें होती है। एक तो इनिशियली लैक्टेट लेवल मेजर करते हैं, एंटीबायोटिक फर्स्ट आवर में दे देते हैं। उसके बाद मैडम रैपिड फ्लूइड इन्फ्यूजन करते हैं 30 to 40 ml पर केजी के हिसाब से, ताकि लैक्टेट लेवल जो उसका लेस देन 2 आवर है। और उसके बाद अगर मैप मेंटेन नहीं कर रहा तो हम वेदर कर सकते हैं, ठीक है। सो आसानी के लिए आप ये करें, 2 चीज़ें आपने मरीज़ों से लेनी है और 3 देनी है, ठीक है। वो जो 3 है वो भी बेसिकली 2 ही हैं, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू मेंटेन ब्लड प्रेशर। तो पेशेंट से लेना क्या है आपने? लैक्टेट और ब्लड कल्चर्स, ठीक है। कोशिश करनी है कि लैक्टेट और ब्लड कल्चर्स आप भेज दें फ़ौरन, और उसके बाद आप उसको एंटीबायोटिक्स दे दें, एंड देन योर टारगेट्स अपने सेट करें कि हमने कितना इसका ब्लड प्रेशर। यूजुअली मैप इज़ अ गुड टारगेट, दैट यू टारगेट अ मैप ऑफ 65 एंड यू से दैट विद फ्लूइड्स, और अगर फ्लूइड 1-2 लीटर चला गया और अभी रिस्पांस नहीं मिल रहा, आगे हम इसको ज़रा फर्दर एक्सप्लोर करेंगे। सो आपने भी वेज़ोप्रेसर ऐड, सो दिस नीड्स टू बी डन। सो ये आप लोग कर लेते हैं 1 घंटे में? आता ही लेट है, ठीक है। सो हमारा थोड़ा सा मसला फ़र्क है कि हमारे पास मरीज़ पता नहीं कहाँ कहाँ से होते आता है, बट एनीवे The first hour, is this the first hour when the patient presents or the first hour when everything? whenever you diagnose, अब ये all these bundles have been not made in a low middle income country, they are coming from high income country where the patient presents to ER very soon, and after the presentation to ER within 1 hour the diagnosis is made that this patient is in sepsis or septic shock, and the treatment is started within 1 hour, antibiotics given, lactates and blood cultures given, ठीक है। सो अभी इनको हम डिटेल में आगे एक्सप्लोर करेंगे। सो गाइडलाइंस जो हैं दे हैव बीन डेवलप, रिटन, रिवाइज एवरीथिंग, लेकिन वो गाइडलाइंस अगर आपकी किताबों में रहेंगी और आपके पेपर्स में रहेंगी सो उसका फ़ायदा नहीं होगा। सो इम्प्लीमेंटिंग द गाइडलाइंस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है। सो अब ये हमारा एक केस है, कोई पढ़ दे। 60-year-old non-diabetic man is admitted to ICU after extensive debridement for suspecting necrotizing fasciitis under GA for hemodynamic monitoring and ventilatory support. ठीक है। हमारा पहला सवाल है, एज अ क्लिनिशियन डू यू सस्पेक्ट इन्फेक्शन इन दिस पेशेंट? वाई? व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स? डायबिटिक, एक तो 60-year-old, थोड़ी एज ज़्यादा है, डायबिटिक है, एक्सटेंसिव डिब्राइडमेंट हो चुकी है, necrotizing fasciitis is an infection. So are you suspecting infection? Yes. कोई है जो कहेगा नहीं?
So based on the history and physical examination, everybody knows that there is an infection. अब next step क्या है? Is the patient in sepsis? And how do you find that out? कौन सा पैरामीटर यूज करें? ठीक है, तो कुछ भी कर लें, सर्च कर लें, क्यू सोफा कर लें. तो इस पेशेंट में क्या लग रहा है हमें? क्या है ये, नॉर्मल है? तो कितने से ज़्यादा हो तो सर्च में आता है 90 से ज़्यादा. सो ये हो गया. और वो भी ज़्यादा 20-22 से. टेम्परेचर थोड़ा सा कम है. बीपी ये किस क्राइटेरिया में आएगा? सिस्टोलिक लेस देन वो हो गया. और यूरिन आउटपुट किसी क्राइटेरिया में है अगर हम पूरा सोफा करेंगे तो. जीसीएस ठीक है. वाइट सेल काउंट किस क्राइटेरिया के हिसाब से? सर्स. प्लेटलेट्स, क्रिएटिनिन, ठीक है. और बिलीरुबिन ठीक है. सो यू आर सस्पेक्टिंग इन्फेक्शन. अब इस आपके किसी भी क्राइटेरिया से आप कर लें. सर्स के भी आपको 2 मिल गए, हार्ट रेट मिल गया और वाइट सेल काउंट मिल गया, तो सर्स क्राइटेरिया पूरा होगा. क्यू सोफा में क्या मिल गया? सिस्टोलिक मिल गया. मेंटेशन का इन्होंने कहा है कि जीसीएस तो 15, सो वो नहीं मिला. ठीक है, सो वो मिल गया. सोफा में सारी लैब्स यही चाहिए होती है. प्लेटलेट चाहिए होता है, बिलीरुबिन चाहिए होता है, और फिर यूरिया क्रिएटिनिन चाहिए होता है. थोड़ा ऑक्सीजनेशन का इसमें नहीं है कि कितने FiO2 पे PF रेशो क्या है. ठीक है. सो अब आपने इन्फेक्शन सस्पेक्ट कर ली. दोनों क्राइटेरिया के हिसाब से आपको 2 एंड मोर हो गया. सो देन व्हाट इज़ द पेशेंट इन, व्हाट डू यू से? पेशेंट इज़ इन सेप्सिस. ठीक है. अब वो अगर बाद में आप रिससिटेशन शुरू करेंगे और आपको रिस्पांस नहीं मिलेगी, लैक्टेट अगर आपने भेज दिया था और वो 2 से ज़्यादा है, तो देन यू विल से दैट पेशेंट इज़ इन सेप्टिक शॉक. बट अभी तक आपने सेप्सिस कर लिया है और फिर आपने इसकी मैनेजमेंट जो है उसमें अगेन वही 5 चीज़ें हैं. बस यही आपकी बेसिकली अगर आप सेप्सिस का वाइवा देना चाहते हैं तो यू नीड टू वर्क अराउंड दिस. इन सब में पता होना चाहिए. पहली चीज़ है ब्लड कल्चर्स. ब्लड कल्चर्स का इशू क्या होता है कि आप लोगों के हाँ हमारे पास फैसिलिटी अवेलेबल है, लेकिन बहुत से छोटे हॉस्पिटल में हो सकता है ब्लड कल्चर भेजने की फैसिलिटी ना अवेलेबल हो. वो आउटसोर्स करते हैं, बॉटल्स को लेके आएगा, लेके जाएगा. तो शुड वी वेट फॉर टू गिव एंटीबायोटिक्स टिल द ब्लड कल्चर्स आर डन? ठीक है. सो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एंटीबायोटिक्स विद इन 1 आवर जब भी आपके पास मरीज़ आए आपने दे देनी है. ब्लड कल्चर आप भेज सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भेज सकते तो इट्स योर लिमिटेशन, बट गिविंग एंटीबायोटिक्स शुड नॉट बी डिलेड. लैक्टेट मेजर करना आप कर सकते हैं, मैं कर सकती हूँ, हो सकता है सब ना कर सकें. सो अगेन देन वी हैव टू लीव इट. सो ये नहीं है कि जी अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता, इसका तो मुझे लैक्टेट ही नहीं पता. सो दैट शुड नॉट हैपन. यू नो पेशेंट, you are suspected infection, patient is in sepsis, you have to start management whether lactate available है या नहीं है. so antibiotics आपने दे देनी है और फिर आपने ये 30 ml per kg crystalloid जो है over how long? 3 hours. ठीक है. so ये नहीं है कि 15 मिनट में ही देना है. so you have about 3 hours to make sure that इतना fluid चला जाए. लेकिन आपको 1 घंटे में ही आइडिया हो जाएगा कि पेशेंट रिस्पॉन्ड कर रहा है या नहीं कर रहा. सो अगर नहीं कर रहा तो आपने इमीडिएटली साथ ही वेजोप्रेसर्स जो हैं वो शुरू कर देने हैं. अब एक पॉइंट को ज़रा हम थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं. सो द रिकमेंडेशन बाय द गाइडलाइंस इज़ टू मेजर लैक्टेट एंड री मेजर वंस द लिमिटेशन इज स्टार्टेड. सो व्हाई डू वी मेजर लैक्टेट? ठीक है. सो लैक्टेट इज़ नॉट स्पेसिफिक टू सेप्सिस और सेप्टिक शॉक. कहीं भी किसी भी वजह से कार्डियोजेनिक शॉक में भी लैक्टेट बढ़ेगा. सो जहाँ भी जैसे आपने कहा है कि अगर पुअर टिश्यू परफ्यूजन होगी तो लैक्टेट बढ़ेगा, विच इज़ नॉट लिमिटेड टू सेप्सिस. सो ये
स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन इसका करवाने का फ़ायदा ये होता है कि आपको एक तो इनिशियली थोड़ा सा पता लग जाता है सवेरिटी, और दूसरा ये कि रिससिटेशन जब आप रिस्पॉन्ड करते हैं तो अगर वो उसका नीचे आना शुरू हो जाए तो इट्स काइंड ऑफ यू से दैट योर ट्रीटमेंट इज़ बेटर। सो फिजिबिलिटी हमारे यहाँ वेरिएबल है, कहीं अवेलेबल है और कहीं अवेलेबल नहीं है। सो ब्लड कल्चर्स का हमने कर दिया कि रिकमेंडेशन इज़ के 2 ब्लड कल्चर्स शुड बी सेंट बिफोर स्टार्टिंग एंटीबायोटिक्स। लेकिन वाई डू वी डू ब्लड कल्चर्स? तो आपको रिपोर्ट फ़ौरन मिल जाएगी तो आप टारगेट करेंगे, ठीक है। सो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप ब्लड कल्चर्स देख के आप स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम कर देते हैं, लेकिन कल्चर्स भेजने का मकसद ये होता है कि देन यू कैन नैरो डाउन। ये नहीं कि जो सारे आप तोपें चला रहे हैं पहले घंटे में, यू डोंट कंटिन्यू देम फॉर मैनी डेज, सो देन यू कैन डू दैट। बट इज़ इट फीजिबल? जैसे मैंने आपको कहा कि ब्लड कल्चर्स जहाँ नहीं अवेलेबल होते डोंट स्टॉप गिविंग एंटीबायोटिक्स। और प्लस उसमें ये भी देखना होता है, हमारे यहाँ बहुत सारी वायरल इलनेसेस से भी सेप्टिक शॉक होता है। आपने फैल्सीपैरा मलेरिया सेप्टिक वो शॉक देखा है, डेंगू शॉक आए दिन हम देखते रहते हैं। सो अगेन सिर्फ ब्लड कल्चर्स ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, अगर आप बॉडी फ्लूइड जैसे सब भेजते हैं, यहाँ पे पेरिफेरल फिल्म भेजते हैं मलेरियल पैरासाइट्स के लिए, आप सीरोलॉजी करा लेते हैं आईसीटी और डेंगू के लिए। सो ब्लड कल्चर्स आर लिमिटेड फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बट कीप इन माइंड कि हमारे यहाँ वायरल इन्फेक्शन, और खैर कोविड के बाद तो स्टोरी चेंज हो गई है सारी, लेकिन अदर वायरल जो कॉमन वायरसेस हैं उनको भी नहीं भूलना चाहिए। सो ब्लड कल्चर इज़ बेसिकली अ ब्रॉड थिंग, बट कीप इन माइंड कि सीरोलॉजी मलेरिया डेंगू हम लोग ज़रूर भेजते हैं। फिर सिमिलरली एंटीबायोटिक्स रिकमेंडेशन है कि विद इन 1 आवर एंटीबायोटिक दे देनी चाहिए। क्यों? ठीक है। सो एवरी आवर इफ़ यू डिले गिविंग एंटीबायोटिक्स द मोर्टेलिटी इंक्रीजेज बाय 10 आवर्स। तो अगर 7-8 घंटों में एंटीबायोटिक नहीं मिली तो समझे मोर्टेलिटी 100% होगी इफ़ द पेशेंट इज़ इन सेप्टिक शॉक। और फीजेबल है, मेरे ख्याल एंटीबायोटिक्स का तो कोई मसला नहीं है बेइंतहा ओवर, बल्कि एंटीबायोटिक्स जो है वो हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन एंटीबायोटिक्स का मसला ये है कि कौन सी देनी है, ये कैसे डिसाइड करते हैं? कल्चर तो बेटा 5 दिनों बाद आएंगे, तो अब मैं बैठी रहूँगी कि मैं डिसाइड करूँ? तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ जाती है। अगर आईडी हो हॉस्पिटल में तो ज़िंदगी आसान हो जाती है, अदरवाइज़ आपको भी एनेस्थीसिया को भी दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा कि ये ब्रेन इन्फेक्शन है, चेस्ट इन्फेक्शन है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन है, स्किन इन्फेक्शन है, इम्प्लांट इन्फेक्शन है। इतना दिमाग ज़रूर इस्तेमाल करना पड़ेगा, कोई गाइडलाइंस आपको 100% आंसर्स नहीं देगी। सो यू हैव टू डेवलप रेलिवेंट लोकल गाइडलाइंस डिपेंडिंग ऑन द साइट ऑफ इन्फेक्शन। सो ये जो हमने पुरानी हो गई हैं, 2015 में पाकिस्तान सेप्सिस गाइडलाइंस पब्लिश हुई थी, इसमें हमें ये जो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी सोसाइटी है इन्होंने बहुत हेल्प किया। सो दे हैव गिवन लाइक द मोस्ट लाइकली ऑर्गेनिज्म इन आवर सिनेरियो और सेंसिटिविटी, मोस्ट लाइकली ऑर्गेनिज्म और बेस्ट एंटीबायोटिक, ये हमारे वाले हैं। बट ऑब्वियसली अगेन ये भी 2015 अब 2022 हो गया है, सो वो चेंज होता रहता है। फिर जो फ्लोरा आपका चेंज होता रहता है, अपने हॉस्पिटल का फ्लोरा चेंज होता रहता है। सो डिसाइडिंग व्हाट एंटीबायोटिक टू गिव इज़ नॉट वेरी इजी। हमें पता है कि प्रैक्टिकली हम वैंक और मेरो दे देते हैं सारों को, लेकिन थोड़ा सा सोचना पड़ जाता है, पेनिट्रेशन देखनी पड़ जाती है, किस जगह पे है वो देखना होता है। सो इवन इन एग्जाम्स इफ समबडी आस्क्स यू which antibiotic you will give, so there is no one answer, ठीक है। It depends on the site of infection, it depends on the most likely organism at that site, then it depends upon the most उनके जो group of antibiotic that is effective against, gram positive हैं, gram negative हैं, then it also depends, जैसे हमारे ICU में हमें पता है कि कुछ सेप्टिक शॉक में है, सो 7 कई दफ़ा day 1 पे कोलेस्टिन भी शुरू करनी पड़ती है अगर एसिनेटोबैक्टर आप सस्पेक्ट करें। कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है तो फंगल इन्फेक्शन
जो है वो आप सस्पेक्ट करते हैं। अभी हमारे एक दिन पहले ही एक बायलैटरल नी रिप्लेसमेंट के बाद पेशेंट वेंट इनटू सेप्टिक शॉक, so he was a cancer patient with getting chemotherapies, so initially वही meropenem bank start की but no response at all, so immediately antifungals were and he responded and got better. So the answer to which antibiotics should be given is not simple, और एग्ज़ाम में भी don't try to simplify, don't just come up with जी हम vancomycin देंगे और हम meropenem, don't say that, the answer is very long because it depends on a lot of things. So इसमें जो अब जो latest guidelines हैं उसमें उन्होंने थोड़ा सा इसमें, अब जाहिर है we have to stay up to date, so मैंने आपको 1992 से शुरू किया है, लेकिन अब जो 2021 की guidelines हैं उनमें थोड़े थोड़े changes हैं, so you have to be aware कि what are those changes. so 2-3 changes हैं जिसमें एक उन्होंने एंटीबायोटिक्स को थोड़ा सा डिफ़ाइन कर दिया है, बिकॉज अगेन बहुत अप्रोर हुई कि जी सेप्सिस सर्वाइविंग सेप्सिस कैंपेन गाइडलाइंस की वजह से इतनी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल बढ़ गया है कि रेजिस्टेंस बहुत बढ़ना शुरू हो गया है. सो दैट्स व्हाई दे हैव स्लाइटली separated 2 categories, that septic shock is absent or present. तो अगर तो you have received a patient with a blood pressure of 80-50 and tachypneic and tachycardic and intubate हो गया, so you know that shock is present. तो उस सिनेरियो में अगर sepsis possible है या probable है या definite है, doesn't matter, just give antibiotics in first hour. एक ये छोटा सा ग्रुप है जिसमें sepsis is not 100%, you are not very sure, कोई सोर्स आपको नज़र नहीं आ रही है और पेशेंट शॉक में भी नहीं है, उसका ब्लड प्रेशर है, लैक्टेट भी इतना ज़्यादा नहीं है, तो उस केस सिनेरियो में आप थोड़ा सा उसको असेस कर सकते हैं और मे बी 3 आवर्स तक आप लैब्स भेज दें, प्रोकैल्सिटोनिन है, कुछ और आप इन्वेस्टिगेशंस करके मे बी यू नो गेट एन आईडी ओपिनियन, सो देन यू कैन डिले. सो दिस इज़ जस्ट स्लाइट चेंज, आई डोंट थिंक प्रैक्टिकली इट मेक्स एनी डिफरेंस. फिर बहुत सारी डिस्कशन इज़ अराउंड फ्लूइड रिससिटेशन. सो इसमें आपने मुझे एक बात बताई थी कि 30 ml per kg इज़ द इनिशियल फ्लूइड बोलस दैट शुड बी गिवन इन 3 hours. अब मुझे बताएं कि कौन सा फ्लूइड देना है. ठीक है, क्रिस्टलाइड में कौन कौन से फ्लूइड्स अवेलेबल हैं? तो कोई फ़र्क पड़ता है कौन सा दें? क्या नहीं फ़र्क पड़ता? और कोई पड़ता है तो कौन सा दें? ठीक है, तो कौन सा आइसोटोनिक है? रिंगर वो नॉर्मल सेलाइन आइसोटोनिक नहीं है, आइसोटोनिक है बट नॉट बैलेंस्ड. ठीक है, सो जो रिकमेंडेशन है टू गिव अ बैलेंस्ड सोल्यूशन. सो क्या फ़र्क है रिंगर लैक्टेट में और नॉर्मल सेलाइन में? सो नॉर्मल सेलाइन को हम नॉर्मल इसलिए कहते हैं बिकॉज इट इज़ आइसोस्मोलर आइसोटोनिक, बट इज़ नॉट नॉर्मल, इट इज़ वेरी एबनॉर्मल. हमारी सोडियम कितनी होती है? 135 to 145. नॉर्मल सेलाइन में कितनी होती है? 150 होती है. सो उसमें सोडियम बहुत होता है, उसमें क्लोराइड बहुत होता है. सो ये किसी तरफ से भी नॉर्मल नहीं है. So if you give a lot of normal saline, what will happen? Hyperchloremic metabolic acidosis. Plus ये acidic है, so ये और acidosis को वर्सन करेगा. Whereas ringer lactate में कितना होता है सोडियम और क्लोराइड? 130s में नहीं होता, 130s में होता है. सो इट इज़ लाइक मोर फिजियोलॉजिकल. सोडियम क्लोराइड मोर फिजियोलॉजिकल है, फिर इसमें पोटेशियम भी होता है, फिर इसमें लैक्टेट भी होता है. लैक्टेट लिवर में मेटाबलाइज होता है और वो फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है. सो कोई कंडीशंस हैं जिसमें, सो जनरली सेप्टिक शॉक रिससिटेशन द फ्लूइड ऑफ चॉइस इज रिंगर लैक्टेट, बट देयर आर जस्ट अ फ्यू कंडीशंस इन विच यू विल नॉट गिव रिंगर लैक्टेट. व्हाट आर दोज? हाइपरकैलेमिया, ज़ाहिर है अगर एक्यूट किडनी इंजरी है या सीकेडी है, पोटेशियम बढ़ा हुआ है तो फिर आप नहीं देंगे. डायबिटिक पेशेंट्स में आप नहीं देंगे क्योंकि लैक्टेट मेटाबलाइज होके मज़ीद ग्लूकोज बनाता है. ठीक है,
डायबिटीज में it's not इवेंचुअली वो लंबा, मतलब वो इतना लंबा फार्मूला है जो मुझे तो याद नहीं है, लेकिन एंड रिजल्ट उसका ये कि वो शुगर बढ़ाता है। और एक और मसला भी इसका है लिवर में, ठीक है, लिवर मेटाबलाइज नहीं होगा। और दूसरा ये कि ये लैक्टेट जो इसमें है, कई लोग इसलिए नहीं देते कि जी लैक्टेट तो पहले ही बढ़ा हुआ है तो हम और लैक्टेट दे दें, तो वो नहीं, वो ये मेटाबलाइज हो जाता है, ठीक है। सो ये लैक्टिक एसिड नहीं है, ये लैक्टेट है जो कि इवेंचुअली मेटाबलाइज होकर ग्लूकोज में जाता है। सो दिस इज़ नॉट लैक्टिक एसिड। सो अगर आप किसी लैक्टिक एसिडोसिस के पेशेंट, लाइक सेप्टिक शॉक के पेशेंट को रिंगर लैक्टेट देंगे तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसका लैक्टिक एसिडोसिस वर्सन होगा। हाँ, अगर उसका लिवर ख़राब है तो फिर इशू होगा, किडनीज ख़राब है तो पोटेशियम की वजह से इशू। सो ये दो कंडीशंस हैं। प्लस हेड इंजरी के पेशेंट्स में भी आप रिंगर लैक्टेट नहीं देंगे, उसमें नॉर्मल सेलाइन इज़ द फ्लूइड ऑफ चॉइस। सो ये तीन कंडीशन है, लिवर फेलियर, रीनल फेलियर एंड हेड इंजरी, जिसमें रिंगर लैक्टेट से रिससिटेशन नहीं करेंगे, better to do with normal saline, otherwise ringer lactate is the fluid of choice। फिर ये एल्ब्यूमिन का जिक्र भी है गाइडलाइंस में, वो क्यों है? ठीक है। सो एल्ब्यूमिन इज़ अ कोलॉइड एंड इट्स अ नेचुरली अक्रिंग कोलॉइड। हमारे पास सिंथेटिक कोलॉइड कौन से हैं? डेक्स्ट्रेन तो बहुत कम यहाँ पे मिलता है। स्टार्चेज हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है। हमारे पास एंड में जेलेटिन्स रह जाती हैं, ठीक है, हिमेक्सेल है, जेलाफंडिन, जेलाफ्यूजिन। तो आगे जो करंट गाइडलाइंस है उसमें एक रिकमेंडेशन है टू अवॉइड जेलेटिन्स एट ऑल कॉस्ट बिकॉज दे वर्सन एक्यूट किडनी इंजरी। सो इसलिए फिर अब आप 2-3 लीटर देने के बाद थोड़े थोड़े हाथ कांपने लग जाते हैं कि अब इसको पल्मोनरी एडिमा होगा, अगर एब्डोमेन है तो इंट्रा एब्डोमिनल हाइपरटेंशन होगी। सो मसाइल बढ़ते हैं विद अ लॉट ऑफ क्रिस्टलॉइड रिससिटेशन। लेकिन पेशेंट अभी भी हाइपोटेंसिव है, नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा और आपको लग रहा है कि हमें देना है कुछ, तो फिर कोलॉइड में ये कि स्मॉल वॉल्यूम में यू गेट अ लॉट ऑफ इफेक्ट। सो इसलिए कोलॉइड का बिल्कुल इसकी जगह है। इट इज़ सेफ़ टू गिव टू पेशेंट्स। मसला सिर्फ ये कि एक्सपेंसिव है, लेकिन ये कि अगर पेशेंट की जान बचानी है, आप जहाँ इतनी महंगी एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, सो लाइक फॉर मी 3 लीटर के बाद आई वुड गिव 50 ml और 100 ml ऑफ कोलॉइड टू अवॉइड गिविंग 2-3 लीटर more crystalloid. So albumin has a role, and starches not recommended, proven, never use starches। हमें फ़ायदा है कि हमारे पास है ही नहीं, so we don't have to use our mind। बट आगे आएगा रिकमेंडेशंस में कि जेलेटिन्स भी नहीं देनी। अब ये जो फ्लूइड रिससिटेशन की स्टोरी है, इसकी बिगनिंग कहाँ है? अब आई डोंट नो, एनेस्थीसिया में शायद ये इतना रेलिवेंट ना हो, लेकिन पीपल डूइंग क्रिटिकल केयर नीड टू अंडरस्टैंड कि ये फ्लूइड रिससिटेशन इन सेप्टिक शॉक आया कहाँ से था। तो दिस ऑल स्टार्टेड ऑफ विद रिवर्स ट्रायल अर्ली 2000 में। ये सर्वाइविंग सेप्सिस गाइडलाइंस 2004 में पहली दफ़ा पब्लिश हुई थी, लेकिन उससे पहले ये रिवर ट्रायल्स हुआ था, जिसमें वो पेशेंट्स विद इन 6 hours ऑफ एडमिशन टू ईडी पेशेंट्स वर गिवन अ प्रोटोकोलाइज ट्रीटमेंट। और इस प्रोटोकॉल में ये था कि उनको ए लाइन और CVP ER में ही डल जाती थी, बिकॉज उन्होंने टारगेट रखे हुए थे CVP ऑफ 8 to 10, मैप ऑफ 65। व्हाट इज़ दिस? central venous saturation of oxygen। ये आप पता कर सकते हैं? दैट इज़ मिक्स्ड वीनस ऑक्सीजन सैचुरेशन, CVP से, ठीक है। सो CVP माशाल्लाह से पाकिस्तान में हर जगह डलती है और अवेलेबल है। सो मिक्स्ड वीनस ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है उसके लिए PA कैथेटर डालना पड़ता है, लेकिन उसका आप सरोगेट एक सेंट्रल वीनस ऑक्सीजन सैचुरेशन भी कर सकते हैं। तो अगर आपने CVP डाल दी है तो एक ABG जो है आप उस सैंपल से, वीनस सैंपल से करवा लें, तो यू विल गेट सेंट्रल वीनस ऑक्सीजन सैचुरेशन, which is again a resuscitation target that it should be kept more than 70. Mixed venous oxygen saturation should be more than 65, but central venous oxygen saturation should be more than 70. So ये goals जो है ना, ये river trials ने बताए थे, CVP का, मैप का और central venous oxygen saturation। और अगर CVP कम है तो आप fluids दें, जिसमें आप albumin और ringer lactate दे सकते हैं। अगर मैप कम आ रहा है तो आप वेज़ोप्रेसर ऐड करें, और अगर सेंट्रल वीनस ऑक्सीजन सैचुरेशन कम आ रही है तो उसके 2 टूल्स हैं, या तो आप ट्रांसफ्यूज़ करें टू मेंटेन अ हीमोग्लोबिन मोर देन 10, और या फिर आप एक
आइनोट्रोप डोब्यूटामीन जो है वो ऐड करें, और अगर गोल्स अचीव हो गए तो फिर वो पेशेंट को आईसीयू में भेजते थे। सो इस ट्रायल के रिजल्ट्स जो हैं वो बड़े ड्रामेटिक थे एंड मोर्टेलिटी ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड इन सेप्टिक शॉक इम्प्रूव्ड। सो वहाँ से फिर जब सर्वाइविंग सेप्सिस कैंपेन गाइडलाइंस आई तो दे बेस्ड ऑन दीज रिवर ट्रायल दे स्टार्टेड दिस फ्लूइड रिससिटेशन विच वाज प्रोटोकोलाइज्ड। फिर करंटली 2-3 ट्रायल हुए, आई एम नॉट गोइंग टू गो इन द डिटेल। सो हमारे पास ये अराइज है और प्रोसेस है और प्रॉमिस है। अब ये आईसीयू वालों के लिए रेलेवेंट है, एनेस्थीसिया में आई डोंट नो पूछेंगे ये ट्रायल्स तो नहीं पूछेंगे। सो इन सारे के सारे ट्रायल्स ने जो है ना वो नेगेटिव हैं। सो उन्होंने कहा कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप एक क्लिनिशियन जो फ्लूइड रिससिटेशन करता है वो वर्सेस अ प्रोटोकोलाइज्ड रिससिटेशन, देयर इज़ नो डिफरेंस। सो इसलिए वो फिर अब ये कि वो हम इतना टारगेट उस तरह से रिवर ट्रायल्स वाला नहीं फॉलो करते हैं। सो अब ये जो लेटेस्ट गाइडलाइंस है उन्होंने यही कहा है कि आपको सेप्सिस इंड्यूस्ड हाइपोटेंशन है या लैक्टेट मोर देन 4, so you do the treatment as you are giving a bolus of 30 ml per kg in the first 3 hours। then अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रही तो आप वेजोप्रेसर ऐड कर दें, और वेजोप्रेसर ऑफ चॉइस क्या है? नॉरएपिनेफ्रिन। ठीक है, नो टू ओपिनियंस अबाउट दैट। डोंट गो फॉर डोपामीन अनलेस वार्ड सिनेरियो है और सीवीपी नहीं डल रही है, सो देन यू कैन यूज़ डोपामीन, अदरवाइज नॉरएपिनेफ्रिन है। और सेकेंड ऐड करना है तो क्या होगा? सो वेजोप्रेसिन अवेलेबल है यहाँ पे। सो मोस्ट हॉस्पिटल्स हैव अवेलेबल वेजोप्रेसिन, सो मिल जाती है। सो कुछ पेशेंट्स हैं, अगर न्यूमोनिया के पेशेंट्स हैं और इंट्यूबेट करना है या नहीं करना, तो ये इन्होंने थोड़ा सा इलेबरेट कर दिया है कि ये जो 30 ml पर केजी क्रिस्टलोइड है उसको आपने कैसे देना है। और हमारे जो टारगेट्स हैं वो ज़ाहिर है यूरिन आउटपुट बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट है, सीवीपी सेंट्रल वीनस ऑक्सीजन सैचुरेशन है और मेंटेशन। तो जो नॉर्मल हम इस्तेमाल करते हैं कि उसका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस बेहतर हो रहा है, यूरिन आउटपुट आ रहा है, हार्ट रेट बेहतर हो रहा है, ब्लड प्रेशर बेहतर हो रहा है। सिर्फ एक चीज़ है कि ये सेंट्रल वीनस ऑक्सीजन सैचुरेशन आप ABG भेज सकते हैं। CVP मेजर करें, लेकिन अगेन CVP आपको थोड़ा सा ही देगी, एक सिंगल फिगर ऑफ CVP डज नॉट टेल यू एनीथिंग। लेकिन रिस्पॉन्स टू बोलस इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपने CVP डाली, पहली CVP रीडिंग आई 4, उसके बाद आपने फ्लूइड का बोलस दिया, उसको CVP जो है 4 ही रही या कम हो गई या 5 हो गई। आपकी रिकमेंडेशन में CVP मेजरमेंट है? CVP मेजरमेंट है, लेकिन CVP की वैल्यू को चेंज नहीं। जैसे पहले तो उन्होंने कहा था ना 8 to 10 CVP मेंटेन करें, अब देते जाएं फ्लूइड जब तक CVP। सो अब वो नहीं है। अब CVP ये कि अगर CVP में response to a fluid bolus, if the CVP changes 3 to 5 millimeters of mercury, so that is ideal। अगर no change हो रहा होगा तो इसका मतलब है और fluid दे दें, और अगर वो more than 5 change आ गया, जैसे 4 थी और आपने fluid दिया 200-300 का bolus दिया और वो 4 से 7 हो गई है, तो that tells you that don't give a lot of fluid because the heart is not handling। so CVP ज़रूर अभी भी मैं तो इस्तेमाल करती हूँ, but there are like big controversy, there are clinicians, Dr. Faisal जो है he will say don't use CVP at all। so I don't believe in that। CVP does give you some idea, but don't go by the value of the CVP, it's the response to resuscitation। अगर CVP change ही नहीं हो रही है तो I would keep giving। I feel that the patient will be fluid responsive and I'll keep giving fluid। और CVP में बहुत बड़ा जंप आ रहा है, 5 मिलीमीटर से सेंटीमीटर से ज़्यादा हो गया, तो then I'll stop, be careful। ठीक है, प्लस फिर कार्डियक स्टेटस है पेशेंट का, निमोनिया की हिस्ट्री है या नहीं, तो उस पर बेस करके ये थोड़ा सा करंट गाइडलाइंस में हाँ उसको थोड़ा सा आगे जाते हैं। ये नीचे बड़ा बारीक लिखा हुआ है, लेकिन आगे गाइडलाइंस में बेहतर आएगा कि डायनामिक मेजरमेंट्स ऑफ फ्लूइड रिस्पॉन्सिवनेस। सो अब बजाय ये जो स्टैटिक है ना, हमारे हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, CVP, यूरिन आउटपुट, दीज आर स्टैटिक मेजर्स ऑफ वॉल्यूम स्टेटस। सो इसकी तरफ से हट के अब थोड़ा जा रहे हैं टुवर्ड्स द डायनामिक इंडिकेटर्स ऑफ, बट दैट्स अ बिग टॉपिक ऑन इट्स ओन, आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू दैट। लेकिन उसमें आपका पैसिव लेग रेजिंग का रिस्पॉन्स आप दे सकते हैं, आप IVC कोलैप्सिबिलिटी देख सकते हैं, आप उसमें फिर स्ट्रोक वॉल्यूम वेरिएशन, पल्स प्रेशर वेरिएशन। सो ये सारे जो हैं ये डायनामिक इंडिकेटर्स ऑफ वॉल्यूम रिस्पॉन्सिव। सो फ्लूइड रिससिटेशन इज़ अ फुल टॉपिक फॉर 1-1.5 घंटे का। सो मैं इसमें आपको
आपको सिर्फ वो चीज़ें बता रही हूँ रेलिवेंट टू सेप्सिस ओनली, ठीक है। बट सो आई एम जस्ट लाइक गिविंग यू द वेरी बेसिक। हाँ बिल्कुल, तो वो अगर आपके पास अवेलेबल है, अगर नहीं है तो पैसिव लेग रेजिंग जो है वो सबसे ज़्यादा इजी है। सो वेज़ोप्रेसर्स की यही गाइडलाइंस है, ये अगेन 2021 की गाइडलाइंस में से है कि आप स्टार्ट तो करते हैं नॉर एपिनेफ्रिन से, और अगर ये मैप अचीव नहीं होता तो फिर क्या करना है, फिर आपने इन्वेसिव मॉनिटरिंग, जिसमें आर्टीरियल लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हम लोग अक्सर स्किप कर जाते हैं। सो अगर नई रिस्पॉन्स आ रही तो आप इन्वेसिव मॉनिटरिंग शुरू करें, और अगर इज़ नॉट येट अवेलेबल सो कंसिडर इनिशिएटिंग वेज़ोप्रेसर्स पेरिफेरली, ठीक है। इस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है क्योंकि बहुत सी लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ में CVP डालने की एक्सपर्टीज़ और CVP इज़ नॉट अवेलेबल, सो दैट शुड नॉट स्टॉप यू फ्रॉम नॉट यूजिंग। सिमिलरली जैसे वो आप ब्लड कल्चर्स नहीं हैं तो डोंट स्टॉप गिविंग एंटीबायोटिक। सिमिलरली अगर सेंट्रल लाइन नहीं मिल रही है, वार्ड में है या एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो यू कैन स्टार्ट, बट ऑब्वियसली दे हैव टू बी मोर डाइल्यूटेड। अगर आपके पास CVP होती है तो बेस्ट वे टू गिव वेज़ोप्रेसर्स इज़ थ्रू अ सिरिंज पम्प, लेकिन अगर आपके पास नहीं है CVP तो फिर कंसिडर इनिशिएटिंग वेज़ोप्रेसर्स पेरिफेरली थ्रू अ वाइड बोर कैनुला एंड मोर डाइल्यूटेड। और उसके बाद अगर आपका मैप नहीं मेंटेन हो रहा विद नॉर एपिनेफ्रिन सो कंसिडर एडिंग वेज़ोप्रेसिन। और अगर कार्डियक डिसफंक्शन है या परसिस्टेंट हाइपोपरफ्यूजन जो कि हमें पता चलेगी या तो लेक्टेट से या फिर हमें पता चलेगी कैपिलरी रीफिल से या हमें सेंट्रल वीनस ऑक्सीजन सैचुरेशन से, तो फिर यू कैन ऐड डोब्यूटामीन और स्विचिंग टू एपिनेफ्रिन। सो दीज आर द करंट गाइडलाइंस। सो इस पेशेंट में हमारे हिसाब से इसकी क्या मैनेजमेंट होनी, फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? डायग्नोज तो आपने कर लिया, बिकॉज बेस्ड ऑन द हिस्ट्री एग्जामिनेशन यू सस्पेक्टेड इन्फेक्शन एंड you found 2 or more Q-SOFA, full SOFA, SIRS criteria. So now you have to manage this patient. So सबसे पहला चीज़ क्या होगा? ठीक है, एंटीबायोटिक स्टार्ट कर दें। नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस में कौन सी एंटीबायोटिक करेंगे? हाँ, सो आई डोंट नो आपके हॉस्पिटल का क्या, हमारा प्रोटोकॉल है कि क्लिंडामाइसिन जो है वो ज़रूर ऐड होती है मेरो और वैंक के साथ, क्लिंडामाइसिन, ठीक है। तो अगेन डिपेंडिंग ऑन द साइट ऑफ इन्फेक्शन, डिपेंडिंग योर हॉस्पिटल प्रोटोकॉल, मोस्ट लाइकली ऑर्गेनिज्म, you have to decide what to give, ठीक है। सो यू कैन मेक अ प्रोटोकॉल इन योर हॉस्पिटल के नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस में फर्स्ट आपने क्या करना है। और क्या करेंगे? एंटीबायोटिक दे दिया आपने, फ्लूइड देंगे। टारगेट क्या है? 65 मैप है, CVP इज़ नॉट अ टारगेट, ठीक है। CVP जस्ट हेल्प यू डिसाइड के रिस्पॉन्स आ रही है या नहीं आ रही, इज़ नॉट अ टारगेट। इज़ हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, यूरिन आउटपुट, मेंटल स्टेट, ठीक है। सो फिर आपने उसको फ्लूइड दे दिया। सो आपने जो 2021 की गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से 1 आवर बंडल जो है वो आपने कर लेना है। लेकिन जो ये पूरी गाइडलाइंस है ना, ये बहुत एक्सटेंसिव है, इसमें 96 टोटल स्टेटमेंट है। सो 1 घंटे में मैं आपको पूरी गाइडलाइंस नहीं पढ़ा सकती। आई हैव जस्ट गिवन यू एन ओवरव्यू ऑफ डेफिनेशन ऑफ सेप्सिस एंड द मैनेजमेंट बेस्ड ऑन द 1 आवर बंडल। लेकिन इसमें थोड़ी सी मैंने 5 मिनट ले लें, सो मैंने थोड़ी सी इसमें इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस निकाली हैं जो हम अक्सर उसको भूल जाते हैं। सो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें जो एक रिकमेंडेशन की है, उन्होंने कहा है कि परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम, कि हर हॉस्पिटल कोई ना कोई पाथवे, कोई ना कोई प्रोटोकॉल, कोई ना कोई, सो दिस इज़ एक्चुअली अ स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन, ठीक है, based on moderate quality of evidence, but still it's a strong recommendation that they want all hospitals should have a protocolized management of sepsis available in their hospital. So हम लोग भी we are working on it. We don't have, I know AKU में उन्होंने बहुत अच्छी वो step by step बनाई थी. So this is an incentive for people working in ICU that you should have your own protocol how to manage sepsis, ठीक है। फिर दूसरी और ये बात कह रहे हैं कि Q-SOFA जो है उस पर उन्होंने काफ़ी स्ट्रेस दिया है। सो ऑल्टरमेंटेशन, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस दैन 100, रेस्पिरेटरी रेट मोर दैन 22 शुड बी इनफ टू टेल यू दैट दिस इन्फेक्शन इज़ लाइफ थ्रेटनिंग, ठीक है। सो सर्स, म्यूज़, न्यूज़ इन पे ना जाएं और आप Q-SOFA पे काफ़ी ज़्यादा रिलाई कर सकते हैं। फिर
सोफागैस में कहा है कि उसको जो है मतलब प्रोडक्टिव रिजल्ट नहीं दे रहा है, लेकिन कंपेयर टू सर्स, न्यूज़ एंड म्यूज़, ठीक है ना, ये अर्ली वार्निंग साइंस, हर हॉस्पिटल में कुछ ना कुछ अर्ली वार्निंग साइंस होते हैं, सो उनके अगर आप कंपेयर करें तो क्यू सोफा एक सिंगल पे आप नहीं डिपेंड कर सकते, यू आर राइट, लेकिन ये कि कुछ तो करना है ना हमने, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर, सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द सर्च क्राइटेरिया यूज द क्यू सोफा क्राइटेरिया। फिर यहाँ वो आपकी बात आ जाती है कि फॉर एडल्ट्स इन सेप्टिक एंड सेप्टिक शॉक डायनेमिक मेजर्स टू गाइड फ्लूइड रिस्पॉन्सिवनेस। आपने कोई लेक्चर रखा हुआ है डायनेमिक और इंडिकेटर्स ऑफ वॉल्यूम रिस्पॉन्स, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी बिग टॉपिक एंड आई कांट कवर इट, लेकिन आप ये गाइडलाइंस पढ़ लें, इसमें ये पल्स प्रेशर वेरिएशन, स्ट्रोक वॉल्यूम वेरिएशन और रिस्पॉन्स पैसिव लेग रेजिंग जो है, सो दिस इज़ इन द गाइडलाइंस कि आपकी रिससिटेशन शुड नॉट ओनली बी बेस्ड ऑन यूरिन आउटपुट, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, CVP, मेंटल स्टेट, लैक्टेट, बट इट शुड ऑल्सो बी बेस्ड ऑन द डायनामिक इंडिकेटर्स ऑफ वॉल्यूम रिस्पॉन्सिवनेस। फिर कह रहे हैं कि कैपिलरी रीफिल, ठीक है, पहले इस कैपिलरी रीफिल को बिल्कुल कोई लिफ्ट नहीं थी, अब इसको काफ़ी ज़्यादा लिफ्ट मिलनी शुरू हो गई है कि अगर ये 2 सेकेंड्स, अगर आपके पास लैक्टेट नहीं है एंड यू आर एट द बेड साइड ऑफ द पेशेंट, सो स्टार्ट लुकिंग एट द कैपिलरी रीफिल बिकॉज इट इज़ नाउ इन द रिकमेंडेशन। फिर एडमिशन पेशेंट विद इन 6 आवर्स टू ICU, क्योंकि होता क्या है कि ER वालों से वो लेके बैठ जाते हैं मरीज़ को, और जब वो बिल्कुल ख़राब होने लगता है फिर ICU में आता है, सो स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन इज़ नीडेड बिटवीन ICU एंड वो, और आपके पास चूँकि ऑब्स्टेट्रिक पेशेंट सेप्टिक अबॉर्शंस आई एम श्योर बहुत आती हैं, तो आप एमरजेंसी वालों से करें कि भी इस तरह का कोई मरीज़ आए जो कि सेप्टिक अबॉर्शन की हिस्ट्री है और प्लस वो आपको सेप्सिस लग रहा है बेस्ड ऑन क्यू सोफा, तो सेंड देम टू ICU एज सून एज पॉसिबल। देन दिस रिकमेंडेशन से यूज़ ऑफ प्रोकैल्सिटोनिन, ठीक है, सो प्रोकैल्सिटोनिन जो है उस वो स्टार्टिंग ऑफ एंटीबायोटिक्स के लिए नहीं इम्पॉर्टेंट है, बल्कि डी एस्केलेट करने और स्टॉप करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो इनिशियली आप ना वेट करें कि जी प्रोकैल आएगा तो हम एंटीबायोटिक स्टार्ट करेंगे, नहीं, स्टार्ट करें आप, प्रोकैल्सिटोनिन भेज भी दें, आपके पास बेसलाइन आ जाएगा, एंड देन व्हेन यू वांट टू डी एस्केलेट यू यूज़ दैट। फिर ये कि यहाँ पे ये रिकमेंडेशन में अब आ गया है, ये बहुत साल नहीं था लेकिन शुक्र अल्लाह का कि ये अब आ गया है कि जेलेटिन्स का इस्तेमाल ना करें। मैं तो बहुत सालों से अपने ICU में कह रही हूँ कि एक्सेप्ट अ ब्लीडिंग ट्रॉमा पेशेंट, आपके ऑब्स्टेट्रिक हेमरेज के पेशेंट जिसमें आपको ब्लड नहीं मिल रहा और आपने कुछ देना है, लेकिन सेप्टिक शॉक के पेशेंट्स को प्लीज़ हिमेक्सेल और ये जेलाफंडिन वगैरह ना दें, आप क्रिस्टलॉइड्स दें, और अगर बहुत ही ज़्यादा आपको फ्लूइड देना पड़े तो एल्ब्यूमिन दें। सो आप समझें कि ये ICU में, और ICU में हमारे ज़्यादातर हमारे ICU में सेप्टिक शॉक आते हैं, आपके ICU में तो मेरा ख्याल है गन शॉट, ब्लीडिंग, ऑब्स्टेट्रिक सब आता है, तो जहाँ ब्लड लॉस है दैट्स फाइन, लेकिन अगर ब्लड लॉस के अलावा सेप्टिक शॉक के मरीज़ हैं तो प्लीज़ ये जेलेटिन्स का इस्तेमाल ना करें और क्रिस्टलॉइड और एल्ब्यूमिन का इस्तेमाल करें। और फिर ये कह रहे हैं कि नॉर अगर से ब्लड प्रेशर नहीं आ रहा तो द सेकेंड चॉइस इज़ वेजोप्रेसिन, ठीक है, एंड देन यू कैन ऑल्सो गिव आइनोट्रोप्स एंड वेजोप्रेसर्स पेरिफेरली, लेकिन बहुत ही छोटी ड्यूरेशन के लिए डाइल्यूट उस स्टेट में। फिर एक ये है इन्वेसिव मॉनिटरिंग, ठीक है, इन्वेसिव मॉनिटरिंग पे बहुत अब गाइडलाइंस में है, क्योंकि हम इसको 2 वेजोप्रेसर्स पे चल रहा होता है और ए लाइन नहीं होती। अब ये समझ से बाहर है कि यू कैन नॉट गिव वेजोप्रेसर्स विदाउट हैविंग इन्वेसिव आर्टेरियल, क्योंकि वो ऊपर नीचे इतना हो रहे होते हैं, तो प्लीज़ गो फॉर एन आर्टेरियल लाइन। CVP का इतना नहीं लिखा हुआ कि CVP डालनी है, अवेलेबिलिटी पे है, ज़ाहिर है अगर अवेलेबल है तो ज़रूर डाल लें, क्योंकि वो वेजोप्रेसर्स देने के भी काम आएगी और प्लस थोड़ी सी CVP की वैल्यू है चेकिंग द रिस्पॉन्स टू फ्लूइड रिससिटेशन। फिर जब ये वाले जो हैं ये कुछ वेंटिलेशन के हवाले से रिकमेंडेशंस हैं कि अगर आपके पास पेशेंट हाइपॉक्सिक हो रहा है, टेकिपनिक है और आपने NIV अभी इंट्यूबेट नहीं करना, NIV करनी है, तो अगर HFNC अवेलेबल है तो गो फॉर हाई फ्लो। ये आई डोंट नो आपके एग्ज़ाम में भी इतनी डिटेल में तो शायद नहीं कोई पूछेगा, लेकिन ICU वालों के लिए उनको ज़रूरी है कि HFNC इज़ नाउ बेटर दैन यूजिंग अ बाईपैप। और जब पीप आप यूज़ करते हैं आर्ड्स नेट क्राइटेरिया में हाई FiO2 लो पीप या लो FiO2 हाई पीप, इसका पता है? कोई लेक्चर होगा ARDS वाला तो वो पढ़ा देगा, ठीक है। सो यूज़ हाई पीप रादर देन लो पीप। देन
रिक्रूटमेंट मनूवर्स जो हैं वो यूज़ करना रिकमेंडेशन में है। रिक्रूटमेंट मनूवर्स में कुछ जो रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट है उन्हें बहुत शौक होता है इंक्रीमेंटल पीप वाला मेथड यूज़ करने में, सो दे हैव रिकमेंडेड अगेंस्ट यूजिंग इंक्रीमेंटल पीप। देन इम्यूनोग्लोबुलिन्स कई लोगों को बहुत शौक होता है, कुछ फिजिशियंस को, कि फ़ौरन जो सेप्टिक शॉक का है आप लोग देते हैं, यहाँ कोई कहता है इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन फ्यू क्लिनिशियंस लव डूइंग दैट, सो रिकमेंडेशन इज़ अगेंस्ट द यूज़ ऑफ वो। फिर वेजोप्रेसर थेरेपी यूजिंग IV कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स, ठीक है। कुछ साल पहले व्हेन आई वाज ट्रेनिंग कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स वर एट द टॉप, कि एक वेजोप्रेसर दिया, दूसरा वेजोप्रेसर शुरू हुआ तो साथ ही कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स दे दें, लेकिन इन रिकमेंडेशन में ये ऊपर नीचे होते रहते हैं। लेकिन आई थिंक कि अगर देते क्यों हैं कॉर्टिकोस्टीरॉइड? हाँ, सिनर्जिस्टिक रिस्पांस होता है मैडम, कोई कैटेकोलामीन्स हम दे रहे हैं उसका वेसल्स पे, वेस्कुलर मसल पे सिनर्जिस्टिक रिस्पांस होता है। अच्छा, और कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी? तो सेप्टिक शॉक में जो कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स आए थे वो इसलिए आए थे कि एड्रीनल इनसफिशेंसी की वजह से हाइपोटेंशन हो सकती है। और एड्रीनल इनसफिशेंसी हमें कैसे पता लगती है? कि हम लेवल्स कराते हैं, लेवल्स कराने के बाद हमारे पास टाइम नहीं होता। तो बहुत ज़्यादा गाइडलाइंस में था कि अगर आप एक वेजोप्रेसर दे रहे हैं और एस्केलेटिंग डोज है और आपको दूसरा ऐड करना है, तो प्रिज्यूम दैट द पेशेंट हैज़ एड्रीनल इनसफिशेंसी एंड यू वांट टू रिप्लेस स्टीरॉइड्स। और उसमें दोनों तरह के स्टीरॉइड जो हैं, कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स और दूसरे कौन से, वो आप दोनों की कॉम्बिनेशन से देते हैं। तो ये भी गाइडलाइंस है। प्रैक्टिकली क्या करते हैं, इट इज़ क्लिनिशियन डिपेंडेंट। मैं तो अगर एक डोज एस्केलेटिंग है, दूसरा ऐड किया, तो आई वुड गिव स्टीरॉइड्स एंड इट्स लो डोज 200 मिलीग्राम्स डिवाइडेड इन 4 डोजेज इन 24 आवर्स। And fluid transfusions again restrictive rather than liberal therapy। और जब आपने DVT prophylaxis देना हो तो they have recommended low। अब ये बहुत फाइन प्रिंट है, ये इसमें मेरा ख्याल आपके MCQs में भी पता नहीं आए या ना आए, कि बजाय आप हेपरिन देने के, मिनी हेप देने के, गो फॉर लो मोलेकुलर वेट हेपरिन, बिकॉज नाउ इट इज़ इन द गाइडलाइन। और ब्लड शुगर जो है अगेन 180 से ज़्यादा है तो आप इंसुलिन ज़रूर शुरू कराएं। ये भी अगेन वेरिएबल होते हैं। व्हेन आई वाज ट्रेनिंग इट वाज 70 to 100 हम टारगेट रखते थे, लेकिन वो फिर सब्सिक्वेंटली पता चला कि हाइपोग्लाइसीमिया के एपिसोड्स इतने होने लगे हैं जिसकी वजह से ब्रेन डैमेज हो रहे हैं, तो वो फिर स्ट्रिक्ट ग्लूकोज क्राइटेरिया जो है वो इनिशियल गाइडलाइंस में था, अब वो चेंज हो गया। लेकिन अभी भी अगर 180 से ऊपर आ रही है ब्लड शुगर, तो डू स्टार्ट इंट्रावीनस इंसुलिन इन्फ्यूजन, डोंट गिव सबक्यूटेनियस इंसुलिन, बिकॉज आप ऑलरेडी वेजोप्रेसर्स दे रहे हैं, सो सारी स्किन तो वेजो कंस्ट्रिक्टेड होगी। सो इफ़ यू गिव इंसुलिन सबक्यूटेनियसली, इनिशियली कोई इफेक्ट नहीं होगा, और जब वो रिससिटेट होगा तो एकदम से फिर वो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। सो इफ़ यू हैव अ पेशेंट इन सेप्टिक शॉक, ब्लड शुगर इज़ मोर देन 180, स्टार्ट इंट्रावीनस इंसुलिन थेरेपी विद द स्लाइडिंग स्केल। फिर फॉर एडल्ट्स इन सेप्टिक और फैमिलीज़ का ये थोड़ा सा बहुत ही होलिस्टिक किस्म की गाइडलाइंस हैं, जिसमें उन्होंने आपको ये भी कहा है कि आप अपना प्रोटोकॉल्स बनाएं, और उसके बाद ये कि फिर आप फैमिली को भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करें, और फिर पोस्ट रिससिटेशन, पोस्ट ICU रिससिटेशन पे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस किया गया है कि पेशेंट्स हु आर ऑन मैकेनिकल वेंटिलेशन, तो उनको बाकायदा उनकी रिहेबिलिटेशन होनी चाहिए। ये हमारे मुल्कों में तो पता नहीं कब होगा, बट एटलीस्ट गाइडलाइंस में अब ये इन्होंने डाल दिया है कि ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। आई टुक अ लिटिल बिट मोर। बहुत ही इंफॉर्मेटिव, और पेशेंट के लिए कितना अच्छा होगा एग्जाम पास होना।